नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका बजट 2023 की घोषणा अब एक दिन बाद ही होने वाली है। 1 फ़रवरी को घोषणा होगी। वहां पे क्या निकल के आ सकता है शेयर बाजार के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इन्फ्लेशन अपने रिकॉर्ड स्तरों पे है डेवलप्ड मार्केट्स में। इंडिया में थोड़े बहुत इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन के लेवल्स नीचे रह सकते हैं या नहीं, इस पे हम चर्चा करेंगे। यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे क्या होगा और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय है बजट और शेयर बाजार, और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर विवेक नेगी, मार्केट एक्सपर्ट है। वेरी गुड इवनिंग मिस्टर नेगी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। विवेक, पहले हम शुरुआत करते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन से। जियोपॉलिटिकल टेंशन जहां पिछले साल शुरू हुआ था, ये माना जा रहा था बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा, 1 महीने में सब खत्म हो जाएगा, यूक्रेन नेगोशिएशन टेबल पे आएगा, रशिया भी आएगा और वॉर खत्म। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हम देख रहे हैं कि ये खिंचा ही जा रहा है। पर एक चीज़ जो बदलाव हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि ये रीजन स्पेसिफिक हो गया है और जो क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट है वो भी अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा है, जो एक प्लस पॉइंट हमारे लिए है, बिकॉज वी आर द इम्पोर्टर्स ऑफ ऑयल, नेट इम्पोर्टर्स ऑफ ऑयल। सबसे ज़्यादा हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च होता है वो तेल पे ही होता है। तो ऐसी जब एक सिचुएशन बनी हो तो क्या उम्मीद करनी चाहिए शेयर बाज़ार को? अगर क्रूड के दाम 80 से 90 के बीच पे रहते हैं तो शेयर बाज़ार को खुश होना चाहिए, और बजट में इसका क्या प्रावधान होंगे? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रशिया यूक्रेन की। वो टेंशन को मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोग भूल गए हैं और वो टेंशन सिर्फ यूरोप की टेंशन रह गई है। बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उससे बाहर आ चुके हैं। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इनफैक्ट इसको बेनिफिट मिला है नेगेटिव होने की बजाय, क्योंकि रशिया ने हमें क्रूड ऑयल पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स दिए हैं। वो यूरोप को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो सप्लाई करना है, और उनके लिए इंडिया और चाइना से बेटर मार्केट नहीं हो सकते। तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। मैं कहूँगा कि जो पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ गई है और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं इस फैक्टर की वजह से हम मीटअप कर पाए हैं। तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, हमारे यहाँ पर ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छा है। तो हमें लगता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड जिन पर सबकी नज़र बनी हुई है। आपने कहा कि हमारे देश में ग्रोथ अच्छा है। ग्रोथ तो अभी तक हम सस्टेन कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ पहले 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था, उसको कटा के हम 6.8 6.5 के बीच में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड नेशंस में हो रहा है उसका असर हमारे देश पे भी हो रहा है। वी आर स्लोइंग डाउन, बट स्टिल हमारी इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है। क्या ये जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े हम अभी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, FY24 के लिए भी इतने ही बॉयंट होंगे? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी होंगी। सबसे पहले तो इस समय जो गवर्नमेंट है सेंटर में, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है और उनका जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर है। दे आर डेवलपमेंट फोकस्ड टोटली। लास्ट बजट्स में भी हमने देखा है कि उन्होंने डेवलपमेंट फोकस रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी अच्छी स्पेंडिंग हुई है, नए एवेन्यूज़ ओपन किए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। अगर हम बात करते हैं डिफेंस में, हम कहीं पर भी खड़े नहीं होते थे, आज डिफेंस में हम थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो इंटेंट है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, कॉर्पोरेट की तरफ से भी पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है। देख, कुछ कंसर्न्स ग्लोबल मार्केट से बने हुए हैं और वो कंटिन्यू बने रहेंगे। जैसे आईटी कंपनीज़ में आप देखते हैं कि इस समय स्लो डाउन चल रहा है और वहाँ पर ऑर्डर्स की दिक्कतें आ रही हैं। स्पेशली जो कंपनीज यूएस और यूरोप में काम करती हैं वहाँ पर ऑर्डर की दिक्कतें आ रही हैं। तो इंडस्ट्री वाइज येस, प्रॉब्लम्स आर देयर, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छे बेस पर बैठे हुए हैं इस समय। जी। और अगर हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छा करना है विवेक, तो हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि अपने कंजम्पशन को बूस्ट करना होगा। जहां इन्फ्लेशन के चलते हुए हमारी स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग जिसे हम बोलते हैं, वहां पे तो कटौती हो ही रही है। हम आप डेली आप ही देखिए अपने घर पे, इन्फ्लेशन को लेके जब बात आती है तो जो आपका ग्रोसरी बिल था, अगर 5,000 का था वो 7,000 तो पहुंच ही चुका है। सो ये कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रावधान बजट में हो सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं वो कंजम्पशन? देखिए, सबसे पहला तो है कि रूरल डिमांड अगर लास्ट 1-2 महीने को छोड़ दें तो काफ़ी स्लो पड़ गई थी। दिसंबर के नंबर्स जो आए हैं वो थोड़े से बेहतर आए हैं और जनवरी के मुझे लगता है कि और बेहतर आ सकते हैं। तो रूरल एरिया से डिमांड क्रिएट करना ये एक फोकस एरिया रह सकता है गवर्नमेंट का। उसके लिए सबसे बड़ा जो डिसीज़न होगा एमएसपी को लेकर
गवर्नमेंट किस तरीके से एमएसपी को लेती है, क्योंकि इन्फ्लेशन में उनके लिए चैलेंज बना हुआ है। और दूसरा, एमएसपी बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो उन्होंने टारगेट रखा था किसानों की इनकम को डबल करने का, उसमें वो थोड़ा पीछे चल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी रूरल एरियाज़ में बहुत कम हैं। उस पर फोकस गवर्नमेंट को करना होगा। उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग बढ़ाई है। हमारे लास्ट ईयर लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, उसको लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर एफर्ट्स, बट उनका इम्पैक्ट आने में अभी समय लगेगा। और मैं ये मान रहा हूँ कि इस साल का भी जो बजट आएगा, इसमें भी मिडिल क्लास को काफ़ी राहत देखने को मिल सकती है। जैसे कि एटीसी में मुझे लगता है कि लिमिट बढ़ाई जाएगी। होम लोन में हो सकता है, होम लोन के इंटरेस्ट में जो छूट मिलती है उसमें लिमिट बढ़ाई जा सकती है। एनपीएस के अंदर हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा छूट देने का प्रावधान करे, या कोई ऐसा सेक्शन ऐड कर दे जिसमें आप एडिशनल सेविंग या इन्वेस्टमेंट करके पैसा बचाकर अपना टैक्स बचा सकते हो। तो हमें लगता है कि मिडिल क्लास के लिए डेफिनेटली इस बजट में कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कंजम्पशन को थोड़ा बूस्ट मिलेगा ही, और स्टॉक मार्केट को भी मिलेगा, क्योंकि जो सेविंग वो करेंगे वो थोड़ा बहुत शेयर बाजार में भी पैसा आ सकता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। आपने कहा कि कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए सरकार बहुत कदम उठा रही है। सरकार की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत सारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देखिए, दे हैव बीन फ्रंट लोडिंग, आई मीन अगर हम स्पेंडिंग की तरफ देखें तो। लेकिन कब तक करेगी सरकार? प्राइवेट केपेक्स साइकिल जिसकी हम सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये माना जा रहा था कि इस साल सेकेंड हाफ में वो केपेक्स साइकिल जो है वो किक ऑफ होगा, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जो सिचुएशन दुनिया भर में चल रही है, उसके चलते हुए कंपनीज काफ़ी कॉशियस है। कहीं किक होता देखते हैं? इस प्राइवेट साइकिल को, केपेक्स साइकिल को किक करने के लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं बजट में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। उसकी वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हाई रहती थी। उसको लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ पर भी काफ़ी काम हो रहा है। तो वहाँ पर एक डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे एफर्ट्स हैं। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। वहाँ पर स्टेट लेवल्स पर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आप इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स में काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, हमने पीछे जो स्टार्टअप बूस्ट देखा था इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद उसको वो सस्टेन नहीं कर पाए, और उनका हमने देखा कि लॉसेज में चल रही हैं कंपनीज, और काफ़ी लंबे समय से वो अपने लॉसेज का कॉप अप नहीं कर पा रही हैं। तो जो उनको फंड्स मिल रहे थे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, इस पर काम करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाया था, उसको लेकर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स में कमी दिखाई दे रही है। उसको उतना बूस्टअप नहीं किया गया जितना किया जा सकता था। तो ओवरऑल देखते हैं तो यस, ग्रोथ स्लो है, और एक एक्सपेक्टेशन ही हम रख सकते हैं कि आने वाले समय में हमें इस साइकिल में रिवाइव होता हुआ दिखेगा। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि प्राइवेट केपेक्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ कदम लिए जाए। विवेक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 15 to 16% ही है। एग्रीकल्चर 18% था, वो बढ़ के 20% हो गया है, वो एक पॉजिटिव थिंग है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जब हम बात करते हैं मेड इन इंडिया की, जब हम बात करते हैं चाइना से लड़ने की, चाइना +1 स्ट्रैटेजी को एनकैश करने की, वहाँ पे हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमें वो स्केल चाहिए, हमें वो इंसेंटिव्स चाहिए, वो सरकार की तरफ से हो या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हो, वो पार्टिसिपेशन चाहिए। उसमें हम कभी कामयाब हुए नहीं हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट भी काफ़ी डिपेंडेंट है उस पर। क्या कुछ अनाउंसमेंट्स इंसेंटिव्स को लेके हो सकती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल रिफॉर्म्स का प्रोसेस हो सकता है इस बजट में? मैम देखिए, 3 एरियाज़ हैं मेनली। एक तो जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसको लेकर काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स हमें इस बार देखने को मिलेंगे।
स्पेशली अगर आप देखें तो रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। बुलेट ट्रेन को लेकर भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मेट्रो ट्रेन के कोचेस भी इंडिया में बनना शुरू हो गए हैं। ऑटो के अंदर इंडिया अगर आप 10 साल पहले देख लें तो टॉप 5 में भी नहीं आता था, अब हम 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑटो में बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि हम राइट ट्रैक पर हैं, हमारा पेस स्लो है और हमें काफ़ी सारे एवेन्यूज़ ओपन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा डिफेंस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं, मझगांव डॉकयार्ड देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए, ये कंपनीज काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास कैपेसिटी है बिल्डअप करने की। एक बार ये कैपेसिटी पूरी दुनिया के सामने आ जाए तो इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे और ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करेंगे। अभी हमने रिसेंटली अनाउंसमेंट्स भी सुनी है इन कंपनीज की तरफ से, कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ लगी हुई हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को हर सेक्टर के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यूपी गवर्नमेंट की तरफ से रिसेंटली अनाउंसमेंट सुनी है, नोएडा के अंदर ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की घोषणा की है। वहाँ पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब तक जापान, कोरिया और चाइना ही लीडिंग प्लेयर्स हुआ करते थे, तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंस होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि देखिए पेस स्लो है बट स्लोली एंड स्टेडली वी विल कैच दैट। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप। हर एक सवाल में मुझे ये बता रहे हैं कि प्लेस हो है लेकिन हम दिशा जो है हमारी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। PLI स्कीम जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम जो सरकार ने दी है, आई थिंक 11 to 12 सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर दैट। आप इसका एक्सटेंशन देखते हैं बजट में? डेफिनेटली। और कौन से सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे सरकार का फोकस रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि डिमांड तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई है और हर सेक्टर चाहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिले, बट ये गवर्नमेंट को देखना होगा कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है और कहाँ वो फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि जेन्युइनली टेक्सटाइल सेक्टर इस समय एक ऐसा है जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए और ये एक ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत पोटेंशियल है, तो वहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद हमें नज़र आती है। दूसरा मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली एक गवर्नमेंट के लिए हिट पॉइंट रहा है। उसमें सीमेंट की बात कर लीजिए आप, चाहे रेलवेज़ की बात कर लीजिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं। ओके, 2 सेक्टर आपकी नज़र उन पे बनी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, जब आप इतने ऑप्टिमिस्टिक है अपने देश पे, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सारी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है और अगले 2 डेकेड्स तो इंडिया को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ये FIIs हमसे रूट क्यों रहे हैं? अगर इतना ही स्कोप हमारे देश में है तो FIIs आर नॉट रिटर्निंग बैक, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए FIIs की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। दे एलोकेट फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो इंडिया की अगर बात कर लें, इन्होंने कोविड के बाद काफ़ी पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया था और उसके बाद लगातार आप देखिए हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स को। तो एक वैल्यूएशन गैप ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में आ गया था, तो इनको ऐसा लग रहा था कि शायद हमें कहीं दूसरी जगह सस्ते मिल रहे हैं बाजार, तो यहाँ से पैसा निकालकर वहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरा जो मेजर रीज़न हमें नज़र आता है, हमारे यहाँ पर इलेक्शन है 2024 में और इलेक्शन से पहले FIIs थोड़ा सा बाजार पर हल्का रहना चाहते हैं और ये हर जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में हर जगह ये सिस्टम चलता है कि इलेक्शन के 1 से 1.5 साल पहले FIIs पैसा विड्रॉ करते हैं और कहीं और सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। तीसरा जो फैक्टर है करेंसी डेप्रिसिएशन। इंडियन करेंसी ने लास्ट ईयर तक काफ़ी अच्छे से होल्ड बैक करके रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट 1 साल में काफ़ी डेप्रिसिएशन हम देख चुके हैं। तो वो एक जो खतरा है उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि पैसा विड्रॉ हो रहा है। और फोर्थ रीज़न जो है क्रूड ऑयल को लेकर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में आपस में लड़ाई नहीं कहेंगे बट कोल्ड वॉर की तरह चल रहा है, तो उसको लेकर जब तक क्रूड ऑयल पर हम डिपेंडेंट हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगते रहेंगे। तो इसलिए भी FIIs यहाँ से पैसा निकाल रही हैं। टोटल FIIs अभी तक करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए निकाल चुकी हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 15% ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो सेलिंग कर चुके हैं और बजट के बाद
दोबारा से हम उनकी तरफ से एटलीस्ट सेलिंग तो नहीं देखेंगे। बाइंग आएगी या नहीं आएगी वो बजट पर डिपेंड करेगा, बट सेलिंग यहाँ पर रुक जाएगी, ये एक्सपेक्ट हम करके चल रहे हैं। हमेशा ऐसा देखा गया है विवेक कि बजट से पहले जब रैली आती है तो बजट के बाद थोड़ा मार्केट हल्का होता है, लेकिन इस बार बजट से पहले पिटाई हुई है, तो क्या उम्मीद की जाए कि बजट के बाद थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा बाजार को? देखिए मैम, हमने एक स्ट्रेटजी दी थी और हम ये एक्सपेक्ट भी करके चल रहे थे कि मार्केट में करेक्शन बजट से पहले होना चाहिए, विच वाज निफ्टी का जो लेवल है अराउंड 17,500 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। करीब लास्ट मंथ 18,000 प्लस हम लोग ट्रेड हो रहे थे। तो हमने एक स्ट्रेटजी दी थी कि अगर 17,500 से 17,200 का लेवल मिल जाता है आपको तो दिस विल बी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट्स। एक अच्छा बेस मार्केट का यहाँ पर है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और टारगेट्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत बुलिश हूँ इंडियन मार्केट्स पर। मैंने सब जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं जाता हूँ, मैंने सेंसेक्स का 1 लाख का टारगेट दिया हुआ है बाई 2025। ओके, 2025। Yes. अगले 2 साल में। यस, तो 1 लाख सेंसेक्स का टारगेट अचीव हो जाएगा तब तक के लिए। सो वो टारगेट माइंड में रख के आप बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, जब भी आपको मार्केट नीचे मिले आप खरीदते रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। 17,200 आई थिंक इज द 200 डे मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी, तो वहाँ एक अच्छा सपोर्ट तो बना ही हुआ है। ठीक है, आपने सपोर्ट की बात तो की, लेकिन कौन से सेक्टर्स जहाँ पे आप बुलिश रहेंगे? देखिए, इस साल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर साल हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम भी हो रहा है और जहाँ काम होता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हो सकता है इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बैक स्टेप चला जाए। बट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सेक्टर है जिस पर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान है, दैट इज़ रेलवे। तो रेलवे में हमें लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि रेलवे की पहले बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड भी नहीं थी, लेकिन अभी लास्ट 2-3 साल के अंदर काफ़ी कंपनीज लिस्ट हुई हैं, स्पेशली वो कंपनीज जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती हैं। RVNL की बात कर लीजिए, इरकॉन की बात कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के रेलवे के आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं तो अब पहाड़ों में भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, बॉर्डर्स पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, समुंदर पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रेलवे कैन बी ए सेक्टर जो नेक्स्ट 3-4 साल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन सब्सिडीज आर ऑन द हायर साइड। वो इसलिए भी है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े थे, वॉर की वजह से सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थे, फूड क्राइसिस की बात की जा रही थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके क्या घोषणाएं हो सकती है और इस सेक्टर पे क्या स्टॉक मार्केट की तरफ से आपकी नज़र होगी क्या? देखिए, एग्रीकल्चर में ना 2 मेजर चीज़ें हैं। एक तो जब भी गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसकी वजह से वो सेक्टर पीछे रह जाता है। पीछे भी एग्रीकल्चर पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की काफ़ी कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया और उसकी वजह से अगेन ये सेक्टर स्टेप बैक हो गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जैसे कि MSP की हम बात कर लें। MSP गवर्नमेंट अनाउंस करती है, बट मुझे लगता है कि करीब 70% एरियाज़ में MSP किसानों को मिल ही नहीं पाता है, उनको उससे कम दामों पर अपना माल बेचना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सेक्टर को लेकर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसीलिए वो सेक्टर भी थोड़ा लैकलस्टर परफॉर्म कर रहा है। इसको लेकर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक्शन में आना पड़ेगा और बहुत बड़े स्केल पर कुछ काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ए बिग सेक्टर फॉर इंडियन इकोनॉमी। रीजन बीइंग प्रोडक्शन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है। शुगर सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में जिस तरह का स्कोप है उसके लिहाज से हम काफ़ी पीछे हैं। एक मेरा जो सजेशन होगा इसमें गवर्नमेंट को कि वेयर हाउसिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के अंदर है। अगर वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। तो वेयर हाउसिंग एक क्रिटिकल एरिया रहा गया। हालांकि सरकार ने बहुत कोल सप्लाई चेन्स वगैरह के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन वेयर हाउसिंग एक चीज़ रहा है जो अभी तक ठीक से फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो बाजार में क्या करना चाहिए बजट से एक दिन पहले? देखिए, बाजार कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए बाजार में आइए।
आप बेट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के ऊपर, आप बेट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर, तो आपका आउटलुक भी उसी तरीके का होना चाहिए। आप अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको एस्टेब्लिश होने में 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय लगता है। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका आउटलुक 3 से 5 साल का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं वहाँ पर फोकस रखिए, दैट शुड बी। और मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हो गए हैं, और ऑटो को लेकर जिस तरह का क्रेज़ है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मिडिल क्लास इकोनॉमी है और स्पेंडिंग इकोनॉमी है, तो मुझे लगता है कि ऑटो में जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लैरिटी आएगी कि आने वाला फ्यूचर ऑटो सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर डिपेंडेंट होगा, अल्टरनेट फ्यूल्स पर डिपेंडेंट होगा, या पेट्रोल डीजल व्हीकल्स ही चलेंगे, ये पॉलिसी एक बार क्लियर हो जाती है तो ऑटो सेक्टर को दोबारा से बूस्टअप मिल जाएगा। तो ये क्लैरिटी आते देखते हैं बजट में? इस बजट में नहीं, बट नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर डेफिनेटली इसको लेकर क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, ईवी को लेकर गवर्नमेंट का काफी फोकस बना हुआ है, लेकिन चैलेंज ये है कि ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर अभी रेडी नहीं है। दैट इज अ मेजर चैलेंज। तो वो उसके बारे में कुछ इंसेंटिव्स आने की संभावना है? डेफिनेटली आएंगे उसमें तो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से प्री बजट अनाउंसमेंट्स भी हमें देखने को मिली है, और इनफैक्ट ईवी के आप प्राइसेस भी देखते हैं तो पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। नितिन गडकरी साहब के भी हमने कुछ अनाउंसमेंट्स देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 सालों में पेट्रोल व्हीकल्स और ईवी के प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इट विल बी गुड फॉर पोल्यूशन एज वेल एज फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। टैक्स बॉयंसी पे आपका क्या नज़रिया है? टैक्स बॉयंट रहे हैं पिछले 2 साल में, काफ़ी अच्छे कलेक्शन फिगर्स हमको देखने को मिले, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे फिर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, काफ़ी अच्छी बॉयंसी रही है। इस साल क्या उम्मीदें हैं FY24 के लिए? मुझे लगता है कि अभी भी गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। टैक्स कलेक्शन बढ़े हैं डेफिनेटली, बट अभी भी बहुत लोग हैं जो इसके परव्यू से बाहर हैं। स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस में अभी भी गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि उनको अपना कलेक्शन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर किसी की एलिजिबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की, दैट शुड बी ऑटोमेटिकली कलेक्टेड। तो अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि टैक्स रेवेन्यूज यहाँ से भी अगले 2-3 साल में डबल हो सकते हैं। लेकिन आप अभी बात कर रहे थे कि इंसेंटिवाइज करना चाहिए कंजम्पशन बूस्ट के लिए, तो अगर वो इंसेंटिवाइज करेंगे तो टैक्स ब्रॉड बेस कैसे करेंगे? देखिए, मैं अगेन वही आपको कह रहा हूँ कि आप इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, और टैक्स की एलिजिबिलिटी बहुत लोगों की बनती है जो अभी भी टैक्स अम्ब्रेला में नहीं आते हैं, वो टैक्स किसी ना किसी तरीके से बचा लेते हैं। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा जिससे उन सब लोगों को भी टैक्स के परव्यू में ला सकें। अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज दी जाती हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, उनका अगर आप अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं तो वो काफ़ी हायर लेवल पर होती है, बट उनके अगर टैक्स की फिगर्स आप देखते हैं वो काफ़ी लोअर लेवल पर होती है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ जाती है कि इन सब लोगों को टैक्स अम्ब्रेला के अंडर हम ला सकते हैं, तो टैक्स कलेक्शंस स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी बढ़ जाएंगे गवर्नमेंट के। डिसइन्वेस्टमेंट एक मुद्दा रहा है, सरकार उस पर कुछ ज़्यादा काम कर नहीं पाई है। डिसइन्वेस्टमेंट फिगर्स इस बार क्या पिछले साल से नीचे होंगे? मुझे लगता है इस साल और ज़्यादा होंगी। देखिए, ये गवर्नमेंट चाहती है कि वो बिजनेस ना करें, वो सिर्फ रिफॉर्म्स बनाएं और सब चीज़ों को मैनेज करें। लेकिन खरीदेगा कौन? ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट्स हैं, पब्लिक है। रेलवे में भी पहले ऐसे ही कहते थे कि आप डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और बहुत बड़ा चैलेंज है, रेलवे सेक्टर पर कोई बैट नहीं करेगा। बट आज मुझे लगता है कि रेलवे इज़ वन ऑफ द सेक्टर जो वेरी वेल प्लेस्ड है। उसके अलावा गवर्नमेंट के पास पावर सेक्टर में काफ़ी कंपनीज हैं, माइनिंग की काफ़ी कंपनीज हैं, मेटल सेक्टर में कंपनीज हैं। तो मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा स्कोप बनता है इस साल के अंदर, और वैसे भी अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एक आसान तरीका फंड्स कलेक्शन का हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू किया जा सके। FY23 की अगर बात करें विवेक, तो बचाव में तो LIC आया है और एयर इंडिया का कुछ पार्शल जो है वो इस साल में हमको रिफ्लेक्ट होता दिखेगा, पर हमेशा सरकार जो है वो सक्षम नहीं रही है। दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन डूइंग अ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, एक तो आपको अगर कुछ काम करना है
और उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करना है तो आप प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर अभी भी उस तरह का ट्रस्ट नहीं बनता है। आपको बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा सुधारनी पड़ेगी। बैलेंस शीट के अंदर अगर लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स में ग्रोथ दिखता है, कैश फ्लो दिखता है, तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ फोकस्ड ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, दे शुड फोकस ऑन रनिंग द कंपनी एज ए बिजनेस। अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और कंपनी एक ऐसे लेवल पर आ जाए कि आज उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है और उसके बाद उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन होगा। अब LIC का डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट 5 साल पहले किया होता तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर वैल्यूएशंस LIC को मिल सकते थे बजाय के अभी, क्योंकि अभी प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया इंश्योरेंस सेक्टर में और लोगों को प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट भी आ चुका है, मार्केट शेयर भी काफ़ी ले चुके हैं वो, तो इसलिए LIC को वो वैल्यूएशन नहीं मिले जो उसको मिल सकते थे। तो टाइमिंग सही होनी चाहिए, बिजनेस फोकस्ड होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को वैल्यू दिखनी चाहिए कंपनीज के अंदर, और जो पास्ट आपने डिसइन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनका परफॉर्मेंस भी डिपेंड करेगा, अच्छा आता है तभी वहां पर। अब कोल इंडिया आप देख लीजिए या जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने पास्ट में किए हैं उनका परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू प्राइवेट प्लेयर्स उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है तो गवर्नमेंट कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट लेकर आएगी तो उसमें एनकरेजमेंट बढ़ जाता है। PSU बैंकिंग स्पेस एक ऐसा स्पेस रहा जिसने आउट परफॉर्म किया है और उनकी बुक्स भी क्लीन है, रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो चुका है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन मूव जो सरकार चाहती थी PSU बैंक्स के लिए, उसमें एक रोड मैप आपको दिखता है इस बजट में आते हुए? आई एग्री विद यू कि बैलेंस शीट काफ़ी हद तक क्लीन हुई है, NPS कंट्रोल में आए हैं और पिछले मैं 10, 15, 20 साल की बात कर लूँ तो दे हैव द बेस्ट बैलेंस शीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब प्राइवेटाइज करने के लिए उनको थोड़ा टाइम चलने दीजिए और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑपरेशंस पर भी काम करना पड़ेगा। SBI के अलावा जितने भी सरकारी बैंक हैं ऑपरेशनली वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं अभी। तो विवेक, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं? अब ये क्वेश्चन मार्क तो लगेगा मैम, बट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया मैं तो ये चाहूँगा कि जो सरकारी बैंक हैं वो भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करें जितना प्राइवेट बैंक्स करते हैं। दे शुड ऑल्सो बी बिजनेस फोकस्ड। हालांकि बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स होती हैं जो सरकारी बैंकों तक को पब्लिक तक पहुंचानी पड़ती हैं, आई एग्री ऑन दैट, एंड उसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट आता है, बट दैट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ देयर चंक। अगर वो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखना शुरू कर दें, नजरिया बदल दें, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बैंक्स का वैल्यूएशन प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि PSU बैंक्स जो है वो काफ़ी सुधार हमको उसमें देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल है, फिस्कल डेफिसिट टारगेट, इस पे सबकी नज़र रहेगी और खास करके जो मल्टीनेशनल रिसर्च हाउसेस होते हैं, जो बाहर की ब्रोकिंग हाउसेस होते हैं, वो फिस्कल डेफिसिट को बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट करेगी और ये गवर्नमेंट ऐसी है कि रेवेन्यू के सोर्सेज भी ढूंढ लेती है, तो मैं उसको लेकर बहुत चिंतित नहीं हूँ। यस, टारगेट हम हमेशा सरपास करते हैं, इस बार भी करेंगे और माइनर होगा, बहुत ज़्यादा डेफिसिट नहीं आएगा, माइनर डेफिसिट रहेगा एंड दैट विल नॉट बी ए सेटबैक। बट नेक्स्ट ईयर में भी हमारा डेफिसिट ही रहने वाला है, हम सरप्लस नहीं होने वाले हैं, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। तो फिस्कल डेफिसिट का नंबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो 3 चीज़ें निकल के आती है। विवेक का मानना है कि सरकार का फोकस जो है वो रहेगा इंडिया की ग्रोथ को बरकरार रखना, और इसके चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती है, हमने डिसइन्वेस्टमेंट पे भी चर्चा की, उसमें भी क्लैरिटी आ सकती है। कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ है, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर पॉलिसी है, वहाँ पे कुछ रोड मैप क्लियर होते हुए देखने को मिल सकता है। और विवेक का ये भी मानना है कि बजट के बाद हो सकता है कि जो मार्केट्स है उनको सपोर्ट मिले, और जो हमने अभी उतार चढ़ाव देख रहे हैं, वोलेटाइल मार्केट्स का सेशंस देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलना शुरू करेगा। और बॉयंसी तो लॉन्ग टर्म में विवेक मानते हैं कि मार्केट्स जो है हमारे लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। सेंसेक्स 1 लाख का स्तर अगले 2025 तक, तो ये मिस्टर नेगी का मानना है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारी चर्चा बजट के सेशन के लिए क्या आएगा बजट में, इस पे हम जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।